सीरिया में अब तक का सबसे बड़ा इजरायली हमला हुआ है। इजरायल के हमलों से जिहादी ग्रुप को बड़ा झटका लगा है। सीरिया में जिहादी लड़ाकों का गढ़ तहस नहस कर दिया गया। इजरायली हमले में तबाह हो गया सीरिया का एयरफोर्स फ्लीट। आईडीएफ की बमबारी में सीरिया की नेवल फ्लीट भी नष्ट हो गई है। इजरायली एयर स्ट्राइक में असद की सेना की बैलिस्टिक मिसाइलें भी नष्ट कर दी गईं। इन हथियारों पर कब्जे की तैयारी में थे विद्रोही। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया के देरा में एक बार फिर से जंग भड़क गई है। विद्रोहियों और बशर अल असद के समर्थकों में जंग और तेज हो गई है। दो गुटों में गोलियों की बौछार की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गनफाइट की तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए आप, असद की सेना और विद्रोहियों के बीच में आमने सामने की गनफाइट। और रात भर सीरिया में इजराइल बमबारी करता रहा। 24 घंटे में सीरिया के 510 ठिकानों पर हमले हुए, इन्हें निशाना बनाया गया। दमिश्क से हमा तक इजरायली हमलों से जबरदस्त तबाही मची है। सड़कों पर कबाड़ बन चुके हथियारों को देखा जा सकता है। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि किस तरह से बशर अल असद की सेना के पास जो तमाम अत्याधुनिक हथियार थे उन्हें नष्ट कर दिया गया है। और वहीं सीरिया की बात की जाए तो यहां पर इजराइल के हमले जारी है और अब जमीन पर भी कब्जा कर रहा है इजराइल। जो खबर आ रही है, दक्षिणी सीरिया में इजराइल का कब्जा हो गया है और एक और क्षेत्र पर इजराइल ने अपना कब्जा जमा दिया है। और यहां पर आप देखिए कैसे जो इजराइल का फ्लैग है, झंडा, वो लगा दिया गया है। दक्षिणी सीरिया में 1000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है, जो अभी तक की खबर सामने आ रही है। इस ऑपरेशन के बाद दक्षिणी सीरिया के दारा दिशा में अल खुद्र शहर के ऊपर झंडा फहरता हुआ आपको नजर आ रहा है और इजरायली सैनिक ने यह झंडा लगाया है। और सीरिया में तुर्की समर्थित गुट भी बर्बरता कर रहा है। अस्पताल में भर्ती जख्मी सैनिकों को मारी गई है गोली। ये देखिए हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये भयावह तस्वीरें। मंबीज में सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स के सैनिकों की हत्या तब की गई जब वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती थे। दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही। तो सीरिया में इस वक्त जमकर तबाही मची हुई है। इजराइल की बमबारी एक तरफ सीरिया पर हो रही है। अभी तक आईडीएफ की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसके बारे में क्या जानकारी आप जानिए। अभी तक इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ के 510 हमले सीरिया पर हो गए हैं। 15 फाइटर जेट इसमें ध्वस्त किए गए। रुहेल एयरबेस को तबाह कर दिया है इजराइल ने और साथ ही एयरबेस इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया है। इजराइल का कहना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि विद्रोहियों के हाथ ये ना लगे। जी हां, एडवांस वेपनरी सिस्टम भी खाक कर दिया गया है। खुफिया विभाग का हेडक्वार्टर बर्बाद कर दिया गया है। 80% हथियार नष्ट करने का दावा इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल यूएस राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इजराइल बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। इस वक्त कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है सीरिया के अंदर, यह साफ दिखता है, लेकिन इजराइल की मंशा क्या नजर आ रही है? इजराइल का सबसे बड़ा मोटिव सीरिया में क्या दिखता है? कहा तो यही जा रहा है कि ये हथियार कहीं विद्रोही गुटों के हाथों में ना पहुंच जाएं, इसलिए हम ये हमला कर रहे हैं। समीर, इजराइल इस समय एक ही मोटिव पे काम कर रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी इजराइल को ये सबसे बेहतर, सबसे अच्छी परिस्थिति लग रही है जब वो अपने सारे इंटरेस्ट को साथ दे। इजराइल बहुत लंबे समय से सीरिया के इलाकों से, इराक से होने वाले हमलों से लगातार परेशान था, लेकिन वो बड़ी मेजर स्ट्राइक्स नहीं कर पा रहा था क्योंकि लगातार वो हिजबुल्लाह को लेकर एंगेज था। लेकिन उसको पता था कि अगर उसको हिजबुल्लाह को और हमास को अपने आसपास से सबसे ज्यादा हटाना है तो आपको सीरिया के अंदर घुसना ही पड़ेगा। और ये सबसे बेहतरीन टाइम, और आप मान के चलिएगा
कि इजराइल को इस समय किसी चीज की परवाह नहीं है, ना तो इंटरनेशनल प्रेशर की, ना सैंक्शंस की। उसको पता है कि अगर उसने गोलान हाइट्स के आसपास के इलाकों को कैप्चर कर लिया तो निश्चित तौर पर उसके पास आने वाले 20 साल के लिए, 30 साल के लिए वो अपने इलाकों को सिक्योर कर लेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो लगातार हम कह रहे हैं कि उसको ये डर है, निश्चित तौर पर डर है कि एसटीएस के पास या दूसरे रिबेलियन ग्रुप्स के पास ये सीरियन आर्मी के आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं पहुंच जाए। लेकिन उसका डर ये भी है कि जो भी रिबेलियन ग्रुप सरकार बनाएगा उसके पास निश्चित तौर पर आर्मी के पास वो हर कैपेबिलिटी होगी जिससे वो इजराइल को काउंटर कर सके या कुछ ना कुछ उसको नुकसान पहुंचा सके। तो वो नुकसान पहुंचाने की पॉसिबिलिटी भी इजराइल खत्म कर देना चाहता है और यही वजह है इजराइल ने जितने सीरियन आर्मी के पास आप कह सकते हैं एयर डिफेंस मैकेनिज्म हो, एयर कैपेबिलिटीज हो, उनके पास टैंक्स हो, आर्टिलरी हो, सब बर्बाद कर दिया। यानी अगले 20 साल तक, 10 साल तक आप देखेंगे कि सीरियन आर्मी के पास कुछ भी मौजूद नहीं होगा जिससे वो काउंटर कर सके। पॉपुलेशन है, भीड़ है, मैन पावर है, लेकिन आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं होंगे, इक्विपमेंट नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर अब इजराइल की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि उसको इन इलाकों से इन सभी चीजों को वाइप आउट कर देना है। जी, और देखिए मेजर जनरल ए के सिवास सर भी हमारे साथ हैं। सिवास सर, आपसे एक समझना चाहूंगा बात, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जो इजराइल है वो सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लेना चाहता है। अगर ऐसा वाकई में सच है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? देखो करुणा, इसमें ये लगता है कि शायद उसका मेन एम ये नहीं है कि वो अब दमिश्क को कब्जा करे, क्योंकि अगर दमिश्क को कब्जा करता है तो फिर इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, स्पेशली आपका मिडिल ईस्ट में। मगर वो क्या चाहता है, ये तो सच्चाई है कि मिडिल ईस्ट में उसको मालूम है कि आने वाले टाइम में सीरिया में किसी की भी गवर्नमेंट आए रेबल्स की, वो उसके लिए खतरा है इजराइल के लिए। और वो ये देख रहा है कि ये सुनहरा मौका है कि किसी तरीके से इस खतरे को हरदम के लिए ख़त्म कर दे। गोलान हाइट जो कि उसने 1967 में सीरिया से जीती थी, 1974 में एक पैक्ट साइन हुआ था, बफर जोन बना था, अब वो चाहता है इस बफर जोन को आगे बढ़ाए और ये चाहे कि जो काबिलियत और कैपेबिलिटी है सीरिया की उसको नष्ट कर दे, चाहे वहाँ पर कोई भी रूल करे, उसकी मिलिट्री पावर को इतना ध्वस्त कर दे कि वो आने वाले समय में आप सीरिया की तरफ से कोई भी एक प्रकार से प्रॉब्लम ना डाले। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा फायदा इजराइल को इसलिए हुआ है सीरिया के जाने से कि एक जो लैंड लिंक था ईरान से इराक, इराक से सीरिया और उसके बाद लेबनान, हिजबुल्लाह को जो मिलिट्री इक्विपमेंट देता था वो बंद हो गया है। अब ये क्या दमिश्क की तरफ वो जाएगा? मुझे लगता नहीं, क्योंकि प्रेशर अमेरिका का भी होगा। दमिश्क को अगर वो ले लेता है तो इसका मतलब इजराइल ने एक प्रकार सीरिया पे कंट्रोल किया। वो मुझे लगता नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड सब इकट्ठे हो जाएंगे, अमेरिका भी नहीं चाहेगा और मुझे लगता है कि ऐसा शायद वो नहीं करेगा। वो यही करेगा कि आने वाले टाइम में सीरिया उसके लिए एक प्रॉब्लम ना बने, उसकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, उसके हथियार, उसकी नेवल बेस, उसकी एयर बेस, उसको इतना डिग्रेड कर दे कि वो जिस प्रकार से उसने हिजबुल्लाह और हमास को किया है, आने वाले समय में मंशा तो कम से कम यही नजर आ रही है इजराइल की। लेकिन ये वक्त बताएगा कि आखिर इजराइल का असल मोटिव क्या था। और एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि तुर्की का भी सीरिया की सरजमीन पर गजब का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। सीरिया में विद्रोहियों को मिला है हथियारों का अंडरग्राउंड गोदाम। कलामोन पहाड़ी के बीच अंडरग्राउंड हथियारों का भंडार मिल गया है। सीरिया की सेना ने टनल में मिसाइल सिस्टम छिपा कर रखे थे। ये देखिए तस्वीरें, और इस टनल पर अब विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है और यहां रखे सारे के सारे हथियार उनके कब्जे में आ चुके हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया में टाटस में बर्बाद हुए टैंक नजर आ रहे हैं। विद्रोहियों के हमले में सीरियाई सेना की कई बख्तरबंद गाड़ियां खाक हुई हैं। ये देखिए आप, सड़कों पर खाक हुए सेना की कई गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। विद्रोहियों के हमले के बाद सेना के जवान इन टैंक्स को छोड़कर भाग खड़े हुए थे और अब आप देखिए असद सेना के जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो बर्बाद हालत में नजर आ रही हैं। टाटस की तस्वीरें, तो ये टाटस की तस्वीरें हैं और खास बात यह है कि यहाँ पर रूस की तरफ से भी एक बड़ा जो बेड़ा है वो बनाया गया था और यहाँ पर एक बड़ी तैनाती असद की सेना की तरफ से थी। लेकिन कितना बड़ा नुकसान असद की सेना को पहुंचा ये आप देख पा रहे हैं विद्रोहियों के हमले में। और इस बीच असद के लड़ाकों का खात्मा जारी है। तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने गोली मारी है असद के सेना के कई जवानों को। असद समर्थकों की भी
अब हत्या कर रहे हैं विद्रोही। सरेंडर करने वाले असद के सैनिकों को भी गोली मारी गई है, उनके साथ की गई है बेरहमी। ये देखिए, पहले विद्रोही गुटों ने यह ऐलान किया था कि जो सैनिक आत्मसमर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे, उन्हें मारा नहीं जाएगा, उनकी जान नहीं ली जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है सीरिया की सड़कों पर, ये देखिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल सीरिया पर क्यों लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के हमले तो रुक ही नहीं रहे हैं सीरिया के अंदर। सीरिया में फिलहाल तो तबाही अंतहीन नजर आ रही है। नेतन्याहू को किस बात का डर है? जिहादी ग्रुप इजराइल के लिए कहीं बड़ा खतरा ना बन जाएं। सीरियाई सेना के हथियार हिजबुल्लाह तक ना पहुंच जाएं, हिजबुल्लाह फिर से ताकतवर ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा है। और देखिए इजराइल का बिल्कुल मकसद यहां पर क्या नजर आ रहा है, चरमपंथी ताकतों को रोकना है, क्योंकि डर है कि अगर विद्रोहियों के हाथ में हथियार लग गए तो इसका बड़ा खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ सकता है। नेतन्याहू का बयान क्या आया? सीरिया से अच्छे संबंध वो चाहते हैं। सीरिया ईरान का साथ दिया तो अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, यह भी बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से वार्न कर दिया गया है। और देखिए इस वक्त हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान बने हुए हैं। त्रिपाठी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस वक्त दमिश्क पर कब्जा हुआ था विद्रोहियों की तरफ से, तब उनकी तरफ से ऐलान किया गया था खुले तौर पर कि जो भी असद सेना के जवान हैं, अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बख्श दिया जाएगा। लेकिन उससे बिल्कुल उल्टी विपरीत तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे गोली मारी गई और उसके बाद खत्म कर दिया गया असद सैनिक को। और अब ये जो कहा जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हम विद्रोहियों पर, तभी उनके तमाम हथियारों को नष्ट कर रहे हैं सीरिया सेना के। क्या ये दोनों जो घटनाएं सामने आ रही है, ये मेल खाती नजर आ रही है? देखिए, जो HTS के लोगों ने किया कि उनको कहा सैनिकों को कि आप हथियार डाल दीजिए, आपके खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे, उनको गोली मारी जा रही। ये किसी भी लड़ाके ग्रुप का जो अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी है उसका उसकी ये चाल होती है। क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती है तो वो ये करती कि आप हथियार डाल दें तो फिर हम आपके साथ बुरा सलूक नहीं करेंगे। लेकिन ये उन्होंने किया है तो ये दिखा रहा है कि विद्रोही किस हद तक जा सकते हैं, उनकी बात का कोई विश्वास नहीं किया। रही जहाँ तक इजराइल की बात, तो इजराइल को ये डर नहीं है कि ये हथियार हिजबुल्लाह के पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि अब जो विद्रोही गुट है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ वाला है। लेकिन उनको ये डर है कि अमेरिका के प्रच्छन्न सपोर्ट से, प्रच्छन्न सहायता से जो हयात तहरीर अल शाम आगे बढ़ा है जी, वो कहीं इतना ज़्यादा ना आगे बढ़ जाए, इतना ज़्यादा शक्ति संपन्न न हो जाए, शक्तिशाली न हो जाए कि वो फिर इजराइल के लिए खतरा हो जाए। इसलिए इजराइल चाहता है कि देखिए, इजराइल ने नीचे से दक्षिण से लेकर के और वहाँ तक की दमिश्क तक की दूरी तय की है। मध्य में, सीरिया के मध्य में उनका HTS का दबदबा था, तो वहाँ से होते हुए अगर वहाँ जा रहा है तो उनको ये लगता है कि अगर हम इसको ख़त्म कर देंगे, और इसको तुर्की का सपोर्ट भी मिला है, तो तुर्की जो अभी तक खुश हो रहा था कि हमारी एक तरह से विजय हुई, तुर्की को भी कंटेन करना चाहता है इजराइल। तो ये बहुत बड़ी उनकी इजराइल की नीति है। बिल्कुल, ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा आपको नजर आता है। लेकिन कर्नल राठौर, हम जिक्र कर रहे हैं, क्या 2025 में अरब क्रांति मुमकिन है? क्या अभी जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो सीधे तौर पर यह नजर आ रहा है कि सीरिया की सरजमीन की एक तरह से बंदरबाट पर आमादा हैं तमाम बड़े मुल्क भी। इस पर आपसे सवाल होगा, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर आपको बता दें। विद्रोहियों के कब्जे के बीच सीरिया से हजारों की संख्या में पलायन हुआ है। हजारों लोग तुर्की की सीमा की ओर निकले। तुर्की लेबनान के बॉर्डर पर रोज लग रहा है लंबा जैम, कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें देखी जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरें, तुर्की, लेबनान और जर्मनी में शरण लेने की कर रहे हैं लोग कोशिश। और देखिए एक और बड़ी खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क में असद के पिता हफीज असद की मूर्ति पर गोले दागे गए हैं। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। विद्रोहियों ने असद के पिता की मूर्ति गिराने की कोशिश की है। यह आप जरा देखिए, एंटी एयरक्राफ्ट गन से मूर्ति पर गोले दागे गए हैं।
सीरिया में असद के पिता की कई मूर्तियां गिराई गई है और उसी में से एक ये दमिश्क में जो बशर अल असद के पिता हैं उनकी मूर्ति पर किस तरह से एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोले दागे गए, फायर किया गया और इस मूर्ति को नष्ट करने की कोशिश की गई है। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। और विद्रोहियों के कब्जे के बीच सीरिया के नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर के भागने का वीडियो सामने आया है। समंदर के रास्ते अली ममलूक देश छोड़कर भागे हैं। ये देखिए तस्वीरें, एक छोटी सी नाव है जिस पर किसी तरह से अपने परिवार के साथ बैठकर भागते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि इस वक्त सीरिया की बशर अल असद सरकार के जो सपोर्टर्स थे, उनकी सरकार में जो बड़े अधिकारी थे, जो बड़े पदों पर बैठे हुए थे, उन लोगों का क्या हाल है, किस तरह से उन्हें अपनी जान बचानी पड़ रही है। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। सीरिया में तख्ता पलट के बाद जॉर्डन की चिंता काफी बढ़ गई है। जॉर्डन को सीरिया बनने का डर अब सता रहा है। जॉर्डन में सरकार के खिलाफ विद्रोह की आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही। तो देखिए, जो कुछ सीरिया में हुआ, अब कुछ वैसा ही जॉर्डन की सरकार को नजर आ रहा है कि लोगों के भीतर जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ बढ़ सकता है और वहां पर भी सीरिया वाले हालात बन सकते हैं अलग अलग गुटों की तरफ से। जी हां, तो देखिए स्थितियां क्या हैं, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि अरब में फिर अरब क्रांति क्यों हो सकती है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद हालात क्या हैं। 50 साल बाद असद परिवार के शासन का अंत हो गया है पूरी तरह से। तख्ता पलट में विदेशी ताकतों की बड़ी भूमिका नजर आ रही है, जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जॉर्डन में भी उथल पुथल है। 60% फिलिस्तीनी और 10 लाख सीरियाई शरणार्थी भी यहां पर मौजूद हैं और ज्यादातर शरणार्थी असद के विरोधी माने जाते हैं। और देखिए, अब सरकार विरोधी कई संगठन वहां पर सक्रिय है, जैसा हमने आपको बताया, और यही वजह है कि जॉर्डन में भी कुछ वैसा ही खौफ है। इसके अलावा ईरान की बात करें, यहां पर भी विरोध प्रदर्शन तेज हो रहा है। सरकार के कई फैसलों का विरोध ईरान में भी हो रहा है। मॉरल पुलिस की कार्रवाई से ईरान के लोगों में काफी नाराजगी है। हिजाब कानून के खिलाफ महिलाओं का प्रोटेस्ट काफी ज्यादा तेज हो गया है। तो देखिए, जॉर्डन में भी कुछ ऐसा ही खतरा सता रहा है जो कुछ सीरिया में हुआ, और दूसरी तरफ ईरान में भी अब जो लोग हैं वो मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं जॉर्डन को आखिर क्यों सता रहा है सीरिया बनने का डर, इसे और तफसील के साथ आप समझिए। जॉर्डन की सीमा सीरिया, इराक, इजराइल के साथ लगती है। 1.25 करोड़ की आबादी में 60% फिलिस्तीनी और 10 लाख सीरियाई शरणार्थी है। जी हाँ, 10 लाख इराकी शरणार्थी भी चिंता की बड़ी वजह है। जॉर्डन में ज्यादातर शरणार्थी असद विरोधी माने जाते हैं। सीरिया की सरकार के कई जासूस भी यहां पर सक्रिय हैं। असद सरकार के अच्छे संबंध नहीं रहे। असद सरकार ने कृषि उत्पाद, पानी देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया था। इस वजह से भी संबंधों में खराबी आई थी। इजराइल से खराब संबंध भी चिंता की वजह रहे। असद के समर्थकों से विद्रोही ताकतों को मदद मिलने की भी आशंका है। कर्नल राठौर, अरब क्रांति 2025 की हेडलाइन बन सकती है क्या? क्या इसके आसार नजर आ रहे हैं? सीरिया में तो जमीन की बंदरबाट तमाम बड़े बड़े मुल्कों के बीच नजर आ ही रही है। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो तो बद से बदतर होती देख ही रहे हैं। देखिए, अभी सीरिया का जो हश्र हुआ है, इसके बाद किसका नंबर आ सकता है वो जॉर्डन मेरे ख्याल से नहीं है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसका इंटरेस्ट है वो आता है ईरान। ईरान के ऊपर सारी ताकतें अब फोकस करेंगी, क्योंकि ईरान यहाँ पर अभी अलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट की लड़ाई में से ईरान निकल चुका है और यही एक टाइम वो समझेंगे कि ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है। रही बात जॉर्डन की, जॉर्डन के अंदर जो शरणार्थी तत्व हैं उनका उतना वर्चस्व नहीं है, और जब तक वहाँ पर अमेरिका का वर्चस्व रहेगा, अमेरिका का हाथ रहेगा रॉयल फैमिली के ऊपर, जॉर्डन का तख्ता इतनी आसानी से पलट नहीं पाएगा, क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका के हित में भी नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं होगा। लेकिन ये चीज़
आप सही कहते हैं कि 2025 में हम यमन में कुछ होता हुआ देखेंगे, ईरान में हम बिल्कुल देखेंगे, और सीरिया सेटल नहीं हुआ है। सीरिया के अंदर ये पावर स्ट्रगल चलती रहेगी, ये वायलेंट एक्शन चलते रहेंगे पूरा 2025 तक। आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने जिस तरह से इस विद्रोह को हवा दी, असल निशाना ईरान था? निशान ईरान है। ये एक ग्रेजुअल एस्केलेशन के थ्रू ईरान तक पहुंचने की कोशिश है। अब आप देखें कि ईरान अलग थलग पड़ चुका है, ईरान के ऊपर अटैक किए जा चुके हैं, ईरान के अंदर में हवा दी जा रही है कि आंतरिक विद्रोह शुरू हो, और ताकि, क्योंकि ईरान की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ईरान की सबसे बड़ी चीज़ है डिस्टेंस, ईरान की सबसे बड़ी चीज़ है बीच में समुद्र का होना। ये सारी चीज़ों से ईरान में डायरेक्टली नहीं पहुंचा जा सकता, इसलिए वहां पर आंतरिक विद्रोह का फैक्टर। और सर सवाल यह भी है कि जिस तरह से हमने देखा, जो रूसी सैनिक हैं जो लगातार सपोर्ट में खड़े थे असद सेना के साथ, वो वहां से भाग निकले, तो ईरान आखिर कितना ज्यादा विश्वास कर सकता है अगर उसके खिलाफ हालात बनते हुए नजर आते हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, सीरिया युद्ध पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इराक ने भी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सीरिया की सीमा पर इराक की फौज, ये आप देखिए नजर आ रही है, सीमा पर खाई बना रही है इराक की फौज। इराक को सीरियाई विद्रोहियों से एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इराक जो लगातार सपोर्ट कर रहा था असद सरकार का, लेकिन तख्ता पलट के बाद अब इराक की अपनी तैयारी। सुमित, क्या जानकारी है अब किस तरह से ये जो वॉर है और ज्यादा इसका विस्तार होता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे अब इराक अपने फ्रंट पर तैयारी कर रहा है। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें कि अब आप हम सब जानते हैं कि ईरान पर हमला करने का मतलब है कि उसके प्रॉक्सीज के साथ भी बड़ी वॉर झेलना। और वो कौन से प्रॉक्सीज थे? वो थे सीरिया में एक्टिव, वो थे इराक में एक्टिव, और अब इराक को लगने लग गया है कि जैसे ही इजरायली फोर्सेस अपना ऑपरेशन लगभग कंप्लीट करेगी, अपने इलाकों को, इन इलाकों को कैप्चर करेगी, उसके बाद उनका रुख होगा सीधे इराक की तरफ। और यही वजह है ट्रेंचेस खोदी जा रही है, और ये भी उनको अंदाजा है कि शायद रिबेलियन ग्रुप्स का इस्तेमाल कर भी इजराइल उनके इलाकों पर अटैक कर सके, उनकी आर्मी के साथ कन्फ्रंटेशन कर सके। और मुझे लगता है कि जब तक वो सीरिया को, इराक को पूरी तरीके से आप कह सकते हैं वीक नहीं कर देंगे, तब तक वो ईरान के ऊपर जाकर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक तो ईरान की आप कह सकते हैं कि उसकी जो लोकेशन है वो ऐसी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ उसके प्रॉक्सीज का खड़ा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वजह है कि उसकी ताकत को जब तक कम नहीं किया जाएगा तब तक इजराइल उस पर अटैक नहीं करेगा। और आप देखेंगे स्टेज बाय स्टेज इजराइल यही करता नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर भी आ रही है। सीरिया में असद की सेना के पूर्व जवानों ने विद्रोहियों को चुनौती दी है, विद्रोहियों से जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेबनान बॉर्डर के पास पहाड़ियों में पूर्व जवानों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। आत्मघाती हमलावरों की फौज होने का दावा कैसे किया जा रहा है, ये देखिए। धोखा करने वालों को सजा देने की बात कही जा रही है। यूपी के हाथरस पहुंच गए हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। रेप पीड़िता के परिवार से इस वक्त वो मुलाकात कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने दरअसल राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जताई थी, और उसके बाद अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए यूपी के हाथरस। 2020 में यूपी के हाथरस में एक लड़की के साथ बर्बरता हुई थी। उस वक्त ये खबर सुर्खियां बनी थी, लेकिन अब हाथरस पहुंचे हैं राहुल गांधी। रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उसने खुद ही ये इच्छा जताई थी कि वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। खुद राहुल गांधी पहुंच गए पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए यूपी के हाथरस। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथरस का ये बुलघड़ी गांव है, जहां इस वक्त पीड़ित परिवार से राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यूपी के हाथरस पहुंचे हैं कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और इस वक्त पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हालचाल ले रहे हैं, उनकी शिकायतें सुन रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको यूपी के हाथरस की दिखा रहे हैं। बुलघड़ी गांव है जहां पर पीड़ित परिवार से, और जैसा कि हमने आपको बताया, और ये देखिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं, उनका काफिला हमने आपको दिखाया। और क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उसने खुद ये इच्छा जाहिर की थी, उसने कहा था राहुल गांधी से मुलाकात करने की इच्छा जब सामने रखी, तो राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं मुलाकात करने के लिए। 2020 का पूरा मामला जब
हाथरस में लड़की के साथ बर्बरता का यह पूरा मामला सामने आया था और अब राहुल गांधी मुलाकात करने के लिए बुलगड़ी गांव पहुंचे हुए हैं और ये देखिए घर पर ही मौजूद है और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार, क्या जानकारी? पीड़ित परिवार ने इच्छा जाहिर की और अब राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अभी इस वक्त संपर्क हमारा टूट गया है जैसा कि जानकारी है और ये देखिए इस वक्त ये तस्वीर आपके सामने बुलगड़ी गांव की, यूपी के हाथरस की तस्वीर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जो कि पहुंचे हाथरस 2020 जब यहां पर लड़की के साथ रेप की जो वारदात है सामने आई थी, बर्बरता जो सामने आई थी और उसके बाद जो परिवार है उसकी तरफ से राहुल गांधी से मुलाकात की जो इच्छा है वो जाहिर की गई थी। और अब देखिए राहुल गांधी जो कि इस वक्त पहुंचे हुए हैं बुलगड़ी, वहां पर अब वो परिवार वालों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। 14 सितंबर का ये पूरा मामला है जब 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की पूरी वारदात सामने आई थी और चंबा इलाके में ये जो वारदात है वो हुई थी 14 सितंबर को। ये बर्बरता सामने आई थी। 4 लोगों ने रेप के बाद रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी थी। इस तरह से बर्बरता की गई थी पीड़िता के साथ। आरोपियों ने पीड़िता की जीभ को भी काट दिया था और अब राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं जो कि यूपी के हाथरस पहुंचे हुए हैं, जो पीड़िता है उसके परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। और यह भी आपको बता दें कि दिल्ली में काफी वक्त तक जो पीड़िता है उसका इलाज चला था, हर संभव कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। चारों आरोपियों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो गई थी। पूरा जो मामला है वो भी इस वक्त आपको बता रहे क्योंकि जो मामला है वो साल 2020 से जुड़ा हुआ है हाथरस का, इसलिए पूरी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर भी हम आपके सामने एक बार रख रहे हैं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या जानकारी? 2020 का ये बर्बरता का पूरा मामला जो पीड़िता के साथ हुआ था, अभी मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। जी बिल्कुल, वो वक्त आपको याद होगा किस तरीके से राहुल और प्रियंका को जाने से रोका जा रहा था वहां पर और काफी हंगामा हुआ था। उस वक्त भी राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और परिवार को अपनी ओर से सहायता राशि भी दी थी। और अब चूंकि पीड़ित परिवार की ओर से जो पीड़िता थी उसकी तो मौत हो चुकी, तो उनके परिवार की ओर से राहुल गांधी को खत लिखा गया था और संपर्क किया गया था कि उनसे जो सरकार उन्होंने वादा किया है, राज्य सरकार ने वो नहीं किया है, वो परेशान है, वो चाहते हैं कि आप राहुल गांधी उनसे मुलाकात करें। ऐसे में आज सुबह राहुल गांधी यहाँ से निकले और 11:30 बजे उनका पहुंचने का प्रोग्राम था और अब वहाँ वो पहुंच गए, मुलाकात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी जो परिवार का कहना है कि सरकार की ओर से उनसे वायदे किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं, उनको लेकर के राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे। बिल्कुल, बुलगड़ी गांव में पीड़ित परिवार से इस वक्त राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष मुलाकात कर रहे हैं। कुमार, यूपी पर खासा फोकस नजर आ रहा है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का। बीते दिनों हमने देखा 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई थी जिसमें 5 नौजवानों की जान गई, पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने दिल्ली में मुलाकात की थी, प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी और अब बुलगड़ी गांव वो खुद पहुंचे हैं हाथरस की पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने के लिए और उनकी शिकायतें, उनकी अपील सुनने के लिए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं गांधी परिवार हो या कांग्रेस हो, उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक वक्त में कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, तमाम सांसद विधायक चुन करके आते थे, वहाँ कांग्रेस पार्टी संगठन चरमरा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के भरोसे या उसकी छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी आ गई है। ऐसे में राहुल गांधी हर वो मौका नहीं छोड़ना चाहते जहां उनको सियासी तौर पर मजबूत होने की, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का मौका मिले। इसलिए चाहे वो संभल का मसला हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, राहुल गांधी हर मामले में कोशिश करते हैं कि वो अपना राजनीतिक कदम उठाएं जिससे कांग्रेस पार्टी को सियासी फायदा हो और निश्चित तौर पर सियासत इस पर होनी ही है। आप देखिए कुछ ही देर में तमाम बीजेपी की ओर से बयान आएंगे और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की ओर से भी बयान आएंगे, तो ये एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बनने वाला है। शुक्रिया आपका कुमार, इस जानकारी के लिए, इस ताजा अपडेट के लिए। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहुंच गए हैं हाथरस, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। अहम खबर है, राज्यसभा में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हंगामा हुआ। देश कांग्रेस को माफ नहीं करेगा, सोरोस से कांग्रेस का क्या रिश्ता है, यह सवाल उठाया है जेपी नड्डा ने, जो कि लीडर ऑफ द हाउस है। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है।
साथ ही साथ राज्यसभा के सभापति के लिए जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया उन्हें भी जेपी नड्डा ने आपत्तिजनक करार दिया है और कहा है कि संसदीय परंपराओं पर विपक्ष को भरोसा ही नहीं है। सभापति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, इसके लिए जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, ये कहा है लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा ने। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री खड़गे जी, जो बहुत सीनियर लीडर हैं, वयोवृद्ध नेता हमारे जो बहुत ही तजुर्बेकार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, ये कंडेमनेबल है, ये निंदनीय है और ये गलत परंपरा को रास्ता दिखाता है। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम पड़ेगी। इसको कंडेम करना चाहिए बाय वन एंड ऑल। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको एक बार नहीं अनेकों बार चेंबर में बुलाया गया है। लेटर्स हैव बीन रिटन बाय द चेयर। बैठ जाइए, ये बोल रहे हैं। लेटर्स हैव बीन रिटन। ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई भी बोले तो आप बोलेंगे। लेटर्स हैव बीन रिटन। तो नेता सदन जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। जेपी नड्डा के इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जवाब भी सामने आया है। मुद्दों से भाग रही है बीजेपी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। सुनिए आप जरा। सर, मैं बड़े गंभीरता से उनकी बात सुनी, लीडर ऑफ द हाउस। उन्होंने ये कहा कि जो चेयरमैन साहब बात करते हैं तो उनके शब्द ऑर्डर के खिलाफ, उनके जो निर्णय रहते हैं उसके विरुद्ध कोई बात नहीं करना चाहिए। ये कंटेम्प्ट होता है, उन्होंने कहा। सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। आप आज तक किसी कमेटी में आए क्या? आपने को स्वीकार किया? देखिए, नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑब्जेक्शन जताया है। जेपी नड्डा ने जिस बात का जिक्र किया था कि इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया राज्यसभा के सभापति के लिए, देश के उपराष्ट्रपति के लिए, और इसके लिए देश कांग्रेस को माफ नहीं करेगा, उस पर ऑब्जेक्शन जताया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, एक बार फिर 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। हंगामा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, सदन चल ही नहीं पा रहा है। तो बिल्कुल लगातार यही रोज की तस्वीर यही है। हालांकि तरीके अलग अलग होते हैं प्रोटेस्ट के, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। और आज भी वही, जहां सदन के बाहर, संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी की अगुवाई में प्रदर्शन किया, तो वहीं जैसे ही सदन शुरू हुआ तो वहां हंगामा शुरू हो गया और जिसके चलते सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम सदन चलाना चाहते हैं और एक दूसरे पे, यानी कि एक दूसरे पे ये आरोप लगा रहे हैं कि दूसरा पक्ष नहीं चाहता है सदन चले। कोई चेयर पे आरोप लगा रहा है, कोई दूसरे दल के सांसद पे आरोप लगा रहा है, लेकिन कुल मिला के यही नतीजा हो रहा है कि रोज यही हो रहा है। बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है और सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी और अपडेट के लिए।
और खबरों में आगे बढ़े इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद परिसर में आज भी विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। हाथ में पोस्टर लेकर विपक्ष का प्रदर्शन, तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। तो ये इस वक्त संसद परिसर की जो तस्वीर है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो प्रोटेस्ट है, प्रियंका गांधी भी मौजूद है और ये जो प्रोटेस्ट है विपक्ष की तरफ से, देश नहीं बिकने देंगे, ये पोस्टर विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं उन्होंने हाथ में लेकर ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार अडानी मसले को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और एक बार फिर से जो विपक्षी सांसद हैं, प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही हैं, विपक्षी सांसद, कांग्रेस के तमाम सांसद आपको नजर आ रहे हैं जो कि नारेबाजी कर रहे हैं। संसद परिसर में नारेबाजी करने की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और ये देखिए हाथ में जो बैनर है, देश बिकने नहीं देंगे, ये जो बैनर है। और लगातार जो शीतकालीन सत्र है वो इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। लगातार जो अडानी मसला है इसको लेकर जो विपक्ष है वो चर्चा की मांग करता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है।